हम कई बार कहते हैं कि 1857 द फर्स्ट रिवॉल्ट, लेकिन सच्चाई की अलग भी है। रानी झांसी जो झांसी की लड़ रही थी, टाटा कोई अलग लड़ रही थी, नवाब अवध की लड़ रही थी, भारत से भी कोई लड़ा करते हैं। इसी कमजोरी का फायदा इंग्लैंड ने उठाया और उन्होंने इतने बड़े विद्रोह को दबा दिया, क्योंकि वो यहाँ आ गई, पार्टीशन भी हो गया। कभी भी नहीं सोचा कि जिन्ना जी की तलवार आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्यों नहीं है, गांधी जी की फैमिली का बेटा बेटी इंडिया की पॉलिटिक्स में क्यों नहीं, वो डालता नहीं, फादर ऑफ नेशन, पाकिस्तान इंडिया के फादर है, वो नेशन है, वो यहाँ आ गई, पार्टीशन भी हो गया। कभी नहीं सोचा कि जिन्ना जी की तलवार आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्यों नहीं है, ब्रिटिश नहीं आए। अच्छा, पहले हमें यही समझना पड़ेगा, ये जो हम सोचते हैं कि ब्रिटिश आए थे, अंग्रेज उनसे कब्जा किया था, हम उनके गुलाम हुए, ऐसा नहीं था। ऐसा था कि ब्रिटेन में, लंदन में औद्योगिक क्रांति आई, जिसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अच्छा, वो हुआ। अब उसके लिए उनको नई मार्केट चाहिए थी, 1870s की बात है। अब हमारी हिस्ट्री किताबें हम ये पढ़ते हैं कि हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, है ना। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ, सेम टू यू मैम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और आप कैसे हैं मैम? बहुत बढ़िया। आज तो एक बहुत इमोशनल डे है। इमोशनल है, हाँ, और इमोशनल के साथ साथ मुझे जो लगता है फक्र का दिन है, और बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि हम आजाद हवाओं में सांस ले रहे हैं। बाकी आप बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा तो लगता है। देखिए, इंडिपेंडेंस तो अच्छा लगता है, हर किसी को लगता है। हम हर रोज फाइट करते हैं उसके लिए। आज के जमाने में भी हम हर चीज के लिए, हर राइट्स के लिए अपने फाइट्स तो करते ही है। तो इंडिपेंडेंस जो आज का दिन जो हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वो तो हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें ये आज़ादी मिली है जो हम कर सकें। वैसे फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों को जरा एज अ हिस्ट्री टीचर आप ये बताओ बच्चों को कि हम एक्चुअली 15 अगस्त क्यों सेलिब्रेट करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो, अगर हम हर विद्यालय में, स्कूल में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, सरकारी कार्यालयों में हम फ्लैग्स लगाते हैं और लाइटिंग करते हैं, सच है कि बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता कि 15 अगस्त को हुआ क्या था, 26 जनवरी को क्या हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 को जब ना हम आज़ाद हुए थे अंग्रेजों से, इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। On 15th August 1947, we got freedom from the Britishers. That's why in each and every year we celebrate this day as a independent day on 15th August. सर एक्चुअली जो ये है कि बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं, इवन मुझे भी बहुत बचपन में ये कंफ्यूजन था कि ब्रिटिश हमारे यहाँ आए क्यों, क्योंकि जितना हमें पता है कि वो आए थे मुगल के। ना, आपकी बात को बीच में काटूंगा, ब्रिटिश नहीं आए। अच्छा, पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि जो हम सोचते हैं कि ब्रिटिश आए थे, अंग्रेजों ने हम पे कब्जा किया था, हम उनके गुलाम हो गए थे, ऐसा नहीं था। ऐसा था कि ब्रिटेन में, लंदन में उन दिनों औद्योगिक क्रांति आई, जिसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अच्छा, वो हुआ। अब उसके लिए उनको नई मार्केट चाहिए थी। ये 1870s की बात है, जब की बात है। अब हमारी हिस्ट्री किताबें हम ये पढ़ते हैं कि हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, है ना, हमने उनसे जीत हासिल की। सच्चाई अलग है। अच्छा, 1857 के बाद हम अंग्रेजों के गुलाम हुए हैं, उससे पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे। अच्छा, मतलब दोनों एकदम अलग है। दोनों अलग हैं। अच्छा, नहीं, मुझे ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटेन से रिलेटेड है, लेकिन सरकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं है। अच्छा, और ना ही उनका ये सोचना था कि हम यहाँ आकर के शासन करेंगे। वो ट्रेड करने आए थे, व्यापार करने आए थे, व्यापारी थे, लाभ कमाना चाहते थे, ट्रेड करके बेनिफिट लेना चाहते थे, उन्होंने लिए। जब टेंडर पास हुआ, गवर्नमेंट ने, ब्रिटेन ने कहा कि जो ब्रिटिश सरकार को ज्यादा रेवेन्यू देगा उसको एक कॉन्टिनेंट दे दिया जाएगा। तो एशिया जो कॉन्टिनेंट था उसमें जो टेंडर पास हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का टेंडर पास हुआ था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसीलिए इस एरिया में पूरा उन्होंने अपना व्यापार चलाया, ट्रेड चलाया। 1857 तक ट्रेड चलता रहा, सब कुछ ठीक था, रेवेन्यू जा ही रहा था, चाहे वो बाय हुक और कुक वो रेवेन्यू लेते थे लोगों से। यहाँ का कॉटन, जूट, वुड सब कुछ जाता था ब्रिटेन में, उन लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, इतना बेनिफिट ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही है। 1857 में रिवॉल्ट हुआ, जिसमें टाटा टोपी, लक्ष्मीबाई, हमारे जितने भी थे, मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। इतना बड़ा रिवॉल्ट हुआ। तब महारानी विक्टोरिया जो फर्स्ट थी, उनको लगा कि ये तो बड़ा गलत हो रहा है, ट्रेड चला जाएगा हाथ से, ट्रेड चला जाएगा। उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा तो ये क्यों ना हो कि ट्रेड भी मेरा हो जाए और फिर कंट्री भी कब्जा किया जाए, क्योंकि तब तक बंगाल में, अगर आपको पता हो कि पलासी की लड़ाई हार चुके थे हम, और पहली कॉलोनी बन चुकी थी। जी 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 जी, कोलकाता से ही तो मेन, कोलकाता से, बंगाल से स्टार्ट हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला हार गए थे, है ना। उसके बाद जब ये घटना घटी तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार अब आई सामने पर्दे के। अब तक तो ब्रिटिश सरकार पर्दे के पीछे है, आगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही है ना।
ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। अब महारानी विक्टोरिया ने लिख के दे दिया कि सस्पेंड, ईस्ट इंडिया कंपनी को सस्पेंड किया जाता है। एक्सक्यूज क्या दिया, रीजन क्या दिया कि आप वहां के लोगों पर कमांड नहीं कर पाए, अब हम सीधा कमांड हम करेंगे। तो 1857 के बाद हमें ये समझना चाहिए कि तब स्टार्ट हुआ ज्यादा राज्यों पर कब्जा करना, और वो उनकी थ्योरी में तब आया कि ट्रेड को हटाओ, अब सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेशन पर अटैक करो। अच्छा, तब मतलब वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जब इंडियंस को ये लगा कि हम अपना बिजनेस खुद भी कर सकते हैं, व्हेन वी स्टार्टेड फीलिंग कि जो चीज वो लोग हमसे ले रहे हैं वो हम खुद, उसका प्रॉफिट हमें खुद को भी आना चाहिए, दैट रियलाइजेशन व्हेन कम, दैट टाइम ब्रिटिश सरकार ने थोड़ा हम पे वो लगा दिया कि नहीं, अब हम राजत्य नहीं कर सकते। मतलब पहले तो ऐसा ही था ना कि हमारे राजा जो थे उनका राजत्य था, ये था। तो आफ्टर सम टाइम, जैसे लक्ष्मीबाई के टाइम पे, उसी टाइम पे मेन विद्रोह स्टार्ट हुआ कि राजाओं से सारे हक छीन लिए गए। तो मेजरली आप मतलब यही चेंज था, यही ये चेंज ऐसे आई कि जब ब्रिटिशर्स को ये लगा कि जो पूरा देश भारत है, वो कहने को तो भारतवर्ष है, लेकिन आप कहीं और की रानी है, मैं कहीं और का राजा हूं। हाँ। मैं भारत के लिए नहीं लड़ रहा हूं। हम कई बार कहते हैं कि 1857 द फर्स्ट रिवॉल्ट, लेकिन सच्चाई उसकी अलग भी है। रानी झांसी जो है झांसी के लिए लड़ रही थी, टाटा टोपे अलग लड़ रहे थे, नवाब अवध के लड़ रहे थे, भारत के लिए नहीं कोई लड़ रहा था उस टाइम। इसी कमजोरी का फायदा इंग्लैंड ने उठाया और उन्होंने इतने बड़े विद्रोह को दबा दिया, क्योंकि यूनिटी नहीं थी। अगर हम इसके बाद आगे बात करें कि जैसे अब हम 15 अगस्त की आज चर्चा कर रहे हैं बैठे हुए, तो अगर तिरंगे के बारे में बात करें तो आपको देविलो ने मालूम है कि पहली बार तिरंगा कब लहराया गया? एक्चुअली मुझे इतना मालूम है, 1906 में कोलकाता में फर्स्ट टाइम तिरंगा लहराया हाँ, गया। ठीक है। और अगर और बताओ, अगर कुछ याद आ रहा हो, नहीं आएगा तो डिस्कस करेंगे। किसने डिजाइन किया होगा इसको? क्या महात्मा गांधी ने? नहीं, ये लाल बहादुर शास्त्री ने? आई थिंक इट वाज डिजाइन्ड बाय समवन फ्रॉम तमिलनाडु और दैट साउथ इंडिया साइड। हाँ, तो हाँ, साउथ इंडिया साइड। नाम क्या था? पिंगली, या राइट, पिंगली, आई स्टिल डोंट रिमेम्बर, बट मेरे पास था वेंकैया, पिंगली वेंकैया। इन्होंने डिजाइन किया था हमारे फ्लैग को, और इन्होंने कब बनाया था? 22 जुलाई को 1947, 22 जुलाई 1947 को। तो मतलब 1906 में ये तिरंगा नहीं लहराया गया होगा कोलकाता में, देयर मस्ट बी सम डिफरेंट तिरंगा। हाँ, वो तिरंगा अलग था। अच्छा। इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। हम हर साल 15 अगस्त मनाते हैं, हम 26 जनवरी मनाते हैं। हमें लगता है कि गांधी जी या पंडित जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस, हमें जो हमने अभी तक सुना हमें वही पता है। 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लाहौर में, और पाकिस्तान में चला गया लाहौर में फैसला कर लिया गया था कि वी वांट नॉट एनी 1 or 2 सीट और द एनी रेशो इन द गवर्नमेंट। यानी कि अंग्रेज क्या करते थे, ब्रिटिशर्स हम लोगों को कुछ रेशो दे दिया करते थे कि इतनी फलानी सीट आपकी हो जाएंगी और आपको भी डिसीजन मेकिंग पावर में मौका दिया जाएगा, जबकि सच्चाई ये थी कि ज्यादा नंबर ऑफ सीट उन्हीं की रहती थी। 1929 में लाहौर में मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उनकी अध्यक्षता में ये सम्मेलन हुआ, और वहां पहली बार ये कहा गया कि पूर्ण स्वराज की जो अवधारणा थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वो 1929 में आई। अगर हम जब इतिहास पढ़ते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम पहले से लड़ते आ रहे थे कि हमें आजाद करो। ये सच्चाई नहीं है। इतनी भुखमरी थी, इतनी पॉपुलेशन थी, इतनी जनसंख्या थी, इतनी समस्याएं थी कि पूर्ण स्वराज का तो सोच ही नहीं थी। तब तक तो यही था कि अगर हमें सरकार में कुछ पावर मिल जाए, सरकार में कुछ हिस्सेदारी मिल जाए, तो शायद हम भी आगे प्रगति कर जाएंगे। तो 1929 लाहौर अधिवेशन, वैसे बता दूं आज की डेट में इस लाहौर अधिवेशन को सीबीएसई बोर्ड हो तो यूके बोर्ड हो, सभी ने हटा दिया है। वो इस सोच के हटाया है। अब 3 अधिवेशन की बात हम करते हैं हमेशा। कोलकाता अधिवेशन के दोनों पार्ट आते हैं, 1920 में जो हुए थे, और एक अहमदाबाद। हमने लाहौर को हटा दिया है। लाहौर को इसलिए हटाया गया कि लाहौर अब हमारा हिस्सा नहीं है। अच्छा, वो पाकिस्तान में चला गया, तो इसलिए हमने उसको सिलेबस से हटा दिया है। लेकिन फिर भी इतिहास हटाने से हटता नहीं है। जो अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसी में फैसला किया गया था कि भाई हमारा संविधान भी होगा, और तभी ये फैसला भी हुआ था कि हमारा झंडा कैसा होना चाहिए, हमारा संविधान के कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, ये वहां से आया था। देवीलन तो मालूम है, जितने हमारे तिरंगे के कलर्स हैं, इनके मीनिंग आते हैं समझ में।
जैसे केसरिया रंग क्या कहता है, सफेद रंग क्या कहता है, हरा रंग क्या कहता है, तीनों का अलग अलग मीनिंग है। आई थिंक केसरिया रंग स्टेट्स द त्याग, हाँ, व्हाइट स्टेट्स द पीस, एंड ग्रीन द ग्रोथ, है ना। जो केसरिया रंग है वो त्याग का प्रतीक है, जो सफेद है वो शांति का प्रतीक है, और जो हरा रंग है वो उन्नति और प्रगति का प्रतीक है। ये बड़े सोच समझ के कलर लगाए गए। और जो बीच में चक्र का हम देखते हैं साइन, ये अशोक का चक्र। हाँ, आप सोच सकते हो इसको किसने इंट्रोड्यूस किया होगा, क्योंकि अगर याद हो हमने जो पुराने फ्लैग देखे हैं उनमें चरखा होता था। क्योंकि गांधी जी हीरो थे, गांधी जी लीडर थे हमारे, जितने फादर ऑफ नेशन हमारी बातें बने, तो जितने भी हमारे उनको जो आइडियाज थे वो खादी चला कर बुनते थे, कहते थे खादी पहनना है, अपने इंडिया का ही होना चाहिए, जैसे आज भी मोदी जी भी कहते हैं सरकार। तो अब ये चरखा हटा करके ये चक्र कौन ले आया, कभी सोचा, कभी पढ़ा? नहीं। इसको लेकर आए थे B.R. अम्बेडकर। अच्छा। जो कि देश के पहले कानून मंत्री भी थे। जब देश आजाद हुआ तो B.R. अम्बेडकर को पहले कानून मंत्री बनाया गया, और जब ये झंडे का जिक्र आया तो इस चक्र को B.R. अम्बेडकर ही लेकर आए थे। और इसके पीछे भी एक रीजन था, क्योंकि इस हमारे चक्र में, अशोक चक्र में 24 स्पोक्स हैं, तीलियां हैं, हिंदी बोलेंगे। उस टाइम 24 ही राज्य थे। ये सोच करके इसको हमने झंडे के बीच में लाया। अच्छा। उसके बाद भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर हमने अपने राज्यों की संख्याओं को बढ़ाया। आज हमारे राज्य ज्यादा हैं, लेकिन हमारा झंडा जो है, इस चक्र को देखिए, उस चक्र की वजह से हमारा झंडा सबसे अलग दिखाई देता है, यूनिक है ना। और झंडों में हम देखेंगे तो कहीं पर धार्मिक विचार आते हैं, क्योंकि हमारा देश सेक्युलर है, तो हमारा जो फ्लैग है, हमारा झंडा जो है 15 अगस्त में जो फहराते हैं, तो ये सेक्युलरिज्म को दर्शाता है कि ऑल आर इक्वल, सभी इक्वल हैं, और कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सभी धर्म एक है, और गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल रिलीजन भी नहीं है। सर कहते हैं कि जो आंदोलन है उसका एक, क्योंकि अंग्रेजों ने जब आए थे, फोर्ट की वजह से कोलकाता से उन्होंने अपना राजत्व स्टार्ट किया था, बिकॉज पहले राजधानी, द ओल्डेस्ट राजधानी वाज दिल्ली, जो मुगलों ने आई थिंक स्टार्ट की थी। उसके बाद वो पूरी चीज अंग्रेजों के टाइम पे इट शिफ्टेड टू कोलकाता में वो शिफ्ट हुई। तो कहते हैं कि खुदीराम बोसु से ही वो आग स्टार्ट हुई यंगस्टर्स में कि हमें आजाद होना है, हमें किसी के अंडर में नहीं जीना, द डेथ एंड द एग्रेशन की आग कि हम लड़ेंगे। ये आपको बहुत अच्छी जानकारी है, और अगर आपको याद हो, इसीलिए बंग भंग आंदोलन चले, है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, बंगाल के 2 टुकड़े कर डाले। और बंगाल के 2 टुकड़े क्यों किए गए थे, क्योंकि वहां पर बहुत बुरी तरह से आंदोलन चल रहे थे आजादी के। बिकॉज बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल को लेके एक बहुत ही बड़ा राज्य था ये, बहुत बड़ा राज्य था। मेघालय भी पूरी तरीके से हमारे आधा बंगाल में था, और बिहार का भी कुछ भाग बंगाल में ही था। यानी कि छोटा सा भारत देश ही था। इतनी बड़ी चिंगारी वहां से उठ रही थी, उसको संभालना मुश्किल था अंग्रेजों के लिए, और अंग्रेजों को लगा वही उनका टारगेट था। वहीं से उनके पोर्ट भी चलते थे। तो अंग्रेजों को लगा कि अगर बंगाल पे पूरा कब्जा हो जाएगा, अगर यहाँ पर जो आग उठ रही है इसको शांत कर दिया जाए, तो पूरे देश को आराम से कब्जा किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने बंगाल के 2 टुकड़े किए। पहले 2 टुकड़े किए, उसको बंग भंग आंदोलन किया गया। बोस साहब ने, सबने इसका विरोध किया, चारों तरफ आवाज उठी कि ना किया जाए। और आप देखोगे कि इसीलिए फिर कुछ हिस्सा बंगाल का आसाम में गया, कुछ बिहार में गया, इसलिए बंगाल के बहुत सारे टुकड़े कर दिए गए। हाँ, उस टाइम पे प्रीतिलता वेदेदार, मास्टर दत्त शुद्ध सेन, एवरीवन स्टार्टेड फाइटिंग आफ्टर खुदीराम बोस। आप बंगाल से हो तो आपको उधर के इतिहास का, क्योंकि कोलकाता में अगर आज भी आप जाएंगे, यू विल फील दैट यू केम, आप आ चुके हैं अंग्रेजों के एक साइड में। मतलब मैं बंगाली हूँ, तो हमारे कल्चर में, स्पेशली इन दार्जिलिंग एरिया, उस कल्चर में एक अंग्रेजों का टच अभी भी है। ऐसा नहीं है कि हम सपोर्ट करते हैं, बट है। जैसे कि सिर्फ इतना ही नहीं कि अंग्रेजों ने हम पे राजत्व किया है। आपको अगर पता है, विद्यासागर ने फर्स्ट टाइम ही फॉट फॉर वुमेन, विधवा विवाह, विडो के मैरिजेस स्टार्ट किए, लड़कियों को पढ़ना स्टार्ट किया। ये सारी चीजें एक तरीके से बंगाल से शुरू हुई। सिर्फ इंडियन नहीं, ब्रिटिशर्स भी बहुत उस टाइम पे हम लोगों का हेल्प किया। आंदोलन एक जगह पे थी, पर ये चीजों भी ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए किया। शायद इसीलिए एक टाइम तक हम लोग सोच रहे थे कि वो रहे और हमें थोड़ा सा हिस्सा उनके भी साथ मिल जाए। अगर आज हम जो पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इतिहास को, राजनीति शास्त्र को अलग आईने से। जब मैं पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ ना देवीना,
तो क्लास में मेरे दिमाग में घूमता है कि ये यूनाइटेड नेशन कहाँ से आया। आप जानते हैं कहाँ से आया? नहीं। ये थॉट बहुत पहले आ गया था। अच्छा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी किताब में लिखा कि नेशनल गवर्नमेंट से काम नहीं चलेगा, कोई एक ऐसी सरकार लानी पड़ेगी जो पूरे वर्ल्ड को चलाए, जो डिस्प्यूट्स हो, कहीं गरीब देश है तो कोई अटैक कर दे, कोई सुनने वाला तो होना चाहिए। आप ही सोचिए कि बंगाल की धरती ने एक से एक सबूत दिए। हाँ। यूनाइटेड नेशन 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद बन के आया, और रविन्द्रनाथ टैगोर कभी आइडिया देके चले गए थे कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, ये नेशनल बाउंड्रीज से काम नहीं चलने वाला है, कुछ ऐसा हो कि जो नेशनल आपस में नेशंस की फाइटिंग हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएं, तो कोई ऐसे तो हो कंट्रीज, वो गवर्नमेंट हो जो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, उन बातों को समझा सके, उनको शांत कर सके। तो बंगाल की धरती से आवाजें उठी हैं, चाहे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हों, बहुत सारे लेखक ऐसे हुए, राइटर्स इतने हुए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत, स्वामी विवेकानंद जी की वजह से इंडिया का आग वहां तक चला गया, बाहर तक चला गया, कि वो लोगों के वहां के जो फीमेल्स थे, दे स्टार्टेड सपोर्टिंग अस। और 15 अगस्त से आज और याद दिला दूं कि पहली बार जब ये हमारा देश आजाद हुआ, चाहो तो पढ़ के देखना, और यूट्यूब भी आ रहा है, तो जनगण मन नहीं हुआ। अच्छा। पहले क्या हुआ? वंदे मातरम। वंदे मातरम। पहले वंदे मातरम हुआ। जनगण मन तो हमने बाद में स्टार्ट किया है। ये हमने किया है जब हमारा संविधान लागू हो गया। उसके लागू होने से पहले जब हमारे जो अंतिम वायसराय थे, वो प्रथम वायसराय हमारे बने राजगोपालाचारी, अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा। तो लॉर्ड माउंटबेटन जब तक थे तब तक जो गीत गाया गया, राष्ट्रगान गाया गया, वो वंदे मातरम था। वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, उपन्यास आनंद मठ। अच्छा। तो ये देश की आवाज था। ये जो गान था, इसको सुनते थे युवा, जो लड़के लड़कियां थे, तो वो देश प्रेम से ओतप्रोत हो जाया करती थी। सोच यही थी कि वंदे मातरम को ही राष्ट्रगान बनाया जाए, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से बाद में ये बात पीछे रही, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो आज गाना है, जो राष्ट्रगान जन गण मन, ये बहुत अच्छा है। बहुत, हम जब सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, गूज़बम्प्स हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज रूबीना बड़ा मजा आया आपसे बात करके, और डिस्कशन करें। हाँ, और आगे चले इतिहास में। एक क्वेश्चन मेरा हमेशा से दिमाग में था, जैसे कि बंगाल को तो डिवाइड कर दिया गया था, व्हाट इज द रीजन कि अचानक से पाकिस्तान को एक अलग नेशन बना दिया? क्योंकि पाकिस्तान भी हमारा पार्ट था। जितना इंडिपेंडेंस में हमारा हाथ है, मुझे अंदर से ये फील होता है कि आप किसी का भी नाम ले लो, ऐसा तो नहीं है कि हमें पाकिस्तान के लाहौर से, आपने कहा कि लाहौर से आग स्टार्ट हुई, तो लाहौर भी हमारा पार्ट था, और उन्होंने भी उतनी फाइट की जितना हम इस साइड में हम बोले आज जाके कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फाइट की। फिर पाकिस्तान को ऐसे अलग कर देना एकदम से, मतलब क्यों किया गया था ये? इसके देखिए, जो भी ना, इसके पीछे अगर हम ज्यादा जाएंगे तो वो कुछ पॉलिटिक्स बातें भी हो जाती हैं, लेकिन मैं जो समझता हूँ वो सीधी सीधी बात थी कि फूट डालो और राजनीति करो। हाँ। अंग्रेजों को ये मालूम था कि इस देश में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा। नॉट ओनली फॉर द रिलीजियस फैक्टर, रिलीजन की डाइवर्सिटी है, फिर जातियों की डाइवर्सिटी है, फिर बोलचाल यानी कि लैंग्वेज की हो जाएगी, फिर रिच एंड पुअर की हो गई, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, सो मेनी डाइवर्सिटीज आर देयर। अंग्रेजों को अपना शासन चलाना था, अब उनको तो चाहिए था ना कि ये लोग बटे रहे, अगर ये एक हो जाएंगे तो फिर शासन कैसे चलेगा। तो उन्होंने ही ये कहा था कि 2 नेशन थ्योरी कर दी जाए। 2 नेशन थ्योरी तो मैं बताऊं तो जिन्ना साहब लेके आए, लेकिन अंग्रेजों ने उसको हवा दी। कैसे दी? अंग्रेजों ने कहा कि आप संख्या में कम हैं, तो आपको इलेक्टोरल जो एरियाज हैं वो आपको रिजर्व कर देनी चाहिए। तो जब जिन्ना ने ये मांग उठाई गांधी जी के सामने, तो पूना पैक्ट हुआ। पूना में ये मीटिंग हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो पूना में जाकर जिन्ना साहब और गांधी जी बैठे आपस में, और गांधी जी ने उस बात को रिजेक्ट कर दिया। अब अंदर खाने क्या हुआ कि जिन्ना जी को लगा कि मेरे, अगर हमें मुस्लिमों को जो है अलग से इलेक्टोरल नहीं दे रहे हैं ये, तो यहां तो हम ये डोमिनेट करेंगे हमें। तो वहां से जिन्ना जी के मन में 2 नेशन थ्योरी आई। अच्छा। लेकिन बड़ी गजब बात ये है, आज हम जिक्र करने बैठे हैं, मजा आ रहा है बात करने में ना, है ना। तो अब हम कभी कभी सोचते हैं कि जिन्ना साहब पाकिस्तान चले गए, हमारे गांधी जी अफ्रीका 29 ईयर रहकर आए, वो यहाँ आ गए, पार्टीशन भी हो गया। कभी हमने ये सोचा कि जिन्ना जी की परिवार आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्यों नहीं है? गांधी जी की फैमिली, उनका बेटा बेटी इंडिया की पॉलिटिक्स में क्यों नहीं है? बोथ आर द फादर ऑफ नेशन। पाकिस्तान एंड इंडिया के फादर है, वो नेशन है। कहाँ हैं इनके बच्चे?
आखिरकार इनके बच्चे पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आए, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल आपका बिल्कुल। सवाल का जवाब यहाँ से मिलेगा कि जिन्ना साहब को पसंद था टू नेशन थ्योरी, उनके बच्चों को पसंद नहीं था टू नेशन थ्योरी। अच्छा वो यही रह गए, उन्होंने कहा कि आप जिन्ना सर की पूरी फैमिली यहीं पे है। यहीं पर थी अच्छा। और वो रहते हैं जिन्ना हाउस मुंबई, और उसको पूरा जो है वो गवर्नमेंट उसकी देखभाल करती है, उसको एज ए हिस्टोरिकल प्लेस मानते हैं, और उस जिन्ना हाउस में जो है जिन्ना साहब की पूरी फैमिली रहती है। ऐसे ही जो महात्मा गांधी हैं, इनके बच्चे भी अफ्रीका में ही रह गए थे। अच्छा ये चले आए थे, बाद में दत्तक पुत्र लिए और यहाँ पे अपने गोद लिया बच्चों को, वो गांधी नाम सरनेम चला, इधर कांग्रेस परिवार में गांधी नाम है। लेकिन जो इनके अपने बच्चे थे, इनकी पड़पोती है, वो राइटर है, वो बड़ी थिंकर राइटर है, वो वहां रह गई हैं। तो सच्चाई तो ये है कि जो बंटवारा हुआ पूरे वर्ल्ड में, एक पहला ये ऐसा बंटवारा है, पार्टीशन है, जो धर्म के आधार पर किया गया। कहीं पर भी धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं हुआ है। अमीरी गरीबी भी हो सकता है, कोई कमजोर है कोई ताकतवर, ऐसे हो सकता है, धर्म के आधार पर नहीं हुआ था। ये दुखद हुआ था। खैर 15 अगस्त है, हम अच्छी बातें करेंगे, हाँ, प्राउड की बातें करेंगे, प्राउड की बातें है ना? तो है। 14 अगस्त रात को 12 बजे पाकिस्तान अपना मनाते हैं, उनको भी बधाई। 15 अगस्त हम मनाते हैं अगले दिन, हम सबको बहुत खुशी और सबको बधाई। कुछ और डिस्कशन करें या फिर किसी दिन डिस्कशन मिलें? तो बहुत सारे करने का बहुत मन सारे करता है, मन लेकिन करता है। हमारे पास टाइम कम है। तो मैं दिव्लीना रॉय, बायोलॉजी फैकल्टी उत्तरांचल एकेडमी। मैं रविंद्र खंडेलवाल, सोशल साइंस हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल फैकल्टी उत्तरांचल एकेडमी। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक और पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।